मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, लेसन नंबर 7 इन 10th क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, यानी कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या है। पहली बात तो कंट्रोल होता क्या है। कंट्रोल का मतलब क्या है, आपकी जो बॉडी है पूरी एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है, यानी कि जैसे हार्ट बीट है, पल्स रेट है, ठीक है, या ब्लड प्रेशर है, तो वो सब एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है। शुगर का लेवल, तो ये सब कंट्रोल्ड मैनर में होता है। ऐसा नहीं है कि बॉडी अनकंट्रोल चलती रहती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो मिलजुल कर काम करते हैं, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ज़रूरत क्या है, ऑर्गेनिज्म बच्चों कहाँ रहता है, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग। अब जब इन्वायरमेंट में रहता है तो इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा। इन्वायरमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता, स्थिर नहीं होता, इन्वायरमेंट में चेंज होता रहता है। जैसे कि लाइट, कभी लाइट आ जाती है, कभी अंधेरा हो जाता है। टेम्परेचर कभी कम हो जाता है, ज़्यादा होता है। साउंड, टच, स्मेल, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज है। इन चेंजेस को कहते हैं स्टिमुलस। और ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों, इन स्टिमुलस के प्रति कुछ न कुछ रिस्पॉन्स शो करता है। यानी कि वो लाइट की तरफ आएगा, लाइट से दूर जाएगा, साउंड को सुनेगा या नहीं सुनेगा, देखेगा, ये सब क्या है, रिस्पॉन्स। जैसे कि हम एक कुत्ता है, मान लो, उस कुत्ते को हम रोटी दिखाते हैं, वो हमारी तरफ भागा हुआ आ रहा है, तो रोटी उसके लिए फूड, यानी कि फूड क्या हो गया, एक स्टिमुलस हो गया, और उसका हमारी तरफ आना वो क्या हो गया, रिस्पॉन्स। तो बच्चों समझ आया आपको, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एक ऐसा करेक्टर है जो हर एक ऑर्गेनिज्म पोजेस करता है। ये डेफिनेट करेक्टर है ऑर्गेनिज्म का। इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स शो करेगा। तो हमारी जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म की जो भी बॉडी है, वो इन्वायरमेंट फैक्टर के साथ और बॉडी फंक्शन के साथ एक बैलेंस बनाते हैं, ताकि वो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में सही ढंग से रह सके। तो इसके लिए एनिमल्स के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक हार्मोनल सिस्टम होता है जो कि एक स्लो सिस्टम है, लेकिन लगातार कार्य करता रहता है, काम करता है। और दूसरा जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक क्विक रिस्पॉन्स है ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आएगा उसके प्रति वो क्विकली रिस्पॉन्स करेगा थ्रू नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते गए सिंपल से, वैसे वैसे नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती गई। और नर्वस सिस्टम आज के समय में आपको पता है मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ब्रेन की डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्व सेल। नर्व सेल जो है, आपने 9th क्लास में जैसे पढ़ा था, नर्व सेल और न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू पढ़ा था ना। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे लंबी सेल है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, और ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। नर्व सेल के मुख्य जो है वो 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? नर्व सेल का जो जो मेन कार्य है वो क्या है, कंडक्शन, यानी कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना। तो इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं? पहला ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, द्रुमिका, ये धागे जैसी संरचनाएं हैं जो कि मैसेज को रिसीव करती हैं। मैसेज मतलब स्टिमुलस, यानी कि कोई गर्म, ठंडा, टच, स्मेल, ये अलग अलग तरह से रिसीव करती हैं। उसके बाद ये पार्ट जो है वो क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी जो पार्ट है वो क्या करता है, जो मैसेज रिसीव होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो मेन पार्ट है, ये वाला जो लंबा सा पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या है, एक्सोन। एक्सोन की जो कई बार एक्सोन जो होती है वो कवर्ड होते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, माइलिन शीथ, ये फैट की बनी होती है। इसके द्वारा नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन है वो तेज़ हो जाती है। और उसके बाद ये नर्व का जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको नर्व एंडिंग बोलते हैं। वैसे नर्व के मुख्य 3 भाग हो गए,
ठीक है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन, ठीक है। बाकी और भी पार्ट्स हैं, उसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कई बार ये आता है कि मैसेज कौन सा पार्ट रिसीव करता है, कौन सा पार्ट रिसीव करता है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करते हैं। उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन जनरेट करता है, ये वाला पार्ट यानी सेल बॉडी। उसको आगे ट्रांसमिट कौन करता है, एक्सोन, ठीक है। फिर जो ये अपने नर्व एंडिंग है, इससे आगे ऐसी ही नर्व को और प्लेस कर दें तो यानी नर्व एंडिंग के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेंड्राइट्स, दूसरी नर्व की क्या शुरू हो जाएंगे, डेंड्राइट्स। यानी जो मैसेज यहाँ डेंड्राइट से आया एक्सोन से यहाँ तक ट्रांसमिट हुआ, नर्व एंडिंग में गया, नर्व एंडिंग के बाद आगे जो मैसेज है वो किस में चला जाएगा, डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। यानी कि जैसे रिले रेस की तरह अगर हम बात करें तो ये काम क्या होता है, रिले रेस की तरह चलता है। तो रिले रेस में क्या होता है, जैसे एक बैटन होता है वो दूसरे को आगे 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 ऐसे ट्रांसमिट होता रहता है। तो नर्व इम्पल्स जो है एक नर्व से दूसरी नर्व, दूसरी नर्व से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे चलता रहता है। उसके बाद बच्चों फंक्शनिंग, यानी कि नर्व जो है वो मैसेज को कैसे कंडक्ट करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय डेंड्राइट, जो मैंने बताया था आपको, डेंड्राइटिक टिप्स जो है नर्व की, यानी डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करेंगे। जैसे आपने किसी चीज़ को टच किया तो आपकी बॉडी में जो टच वाले रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी, आपके पास कितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कैन यू नेम देम, यानी कि आप उनको बता सकते हैं कौन कौन सी है, आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन, ठीक है। कई बच्चे माउथ कहते हैं, माउथ नहीं, टंग, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स का। तो सबसे पहले स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करेंगी, ठीक है, एंड कैरिड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और वो जो सिग्नल है, यानी हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया या हमने किसी चीज़ को खाया, यानी जीभ पे जब आप रसगुल्ला रखते हैं तो रसगुल्ला नहीं जाता आपके जीभ के अंदर, वो जो रसगुल्ले का रस है वो एक नर्व इम्पल्स पैदा करेगा। वो नर्व इम्पल्स ही आगे जाके ब्रेन को बताएगी कि आपने क्या खाया है। तो यानी कि ब्रेन तक आपका कोई रसगुल्ला नहीं जाता, केवल आपका मैसेज आता है, ठीक है। तो वो मैसेज किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। तो इम्पल्स कहाँ से, डेंड्राइट से कहाँ गई, सेल बॉडी, एंड देन थ्रू द एक्सोन एट इट्स एंड। यानी कि पहले मैसेज कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट, फिर कहाँ जाता है, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर कहाँ जाता है, एक्सोन, ठीक है। एक्सोन के बाद मैंने बताया था आपको, एक्सोन का जो टर्मिनल एंड है उसको क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग। अब वहाँ पे नर्व एंडिंग के अंदर मेन काम होता है कि एक नर्व के अंदर जो मैसेज आ गया वो दूसरी नर्व के अंदर कैसे जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, नर्व एंडिंग एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखना बेटो, न्यूरोट्रांसमीटर, थोड़ा सा न्यूरो मतलब नर्व, ट्रांसमीटर में जो ट्रांसमिट करे, जो आगे फॉरवर्ड करे मैसेज को, ट्रांसमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी नर्व एंडिंग है वो क्या रिलीज़ करेगी, एक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं बच्चों, जो तभी प्रोड्यूस होते हैं जब कोई स्टिमुलस आता है, ठीक है। जैसे एसिटोकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई स्टिमुलस आएगा। अब आगे ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर अगली जो नर्व है उसको एक्टिवेट करेंगे। यानी कि एक नर्व जो मैसेज लेके आई है वो दूसरी नर्व को आगे पास ऑन कैसे होगा। जैसे मैंने बताया रिले रेस होती है ना, रिले रेस में क्या होता है, एक बैटन होता है, एक खिलाड़ी आता है दौड़ के और दूसरे खिलाड़ी को दे देता है बैटन, ठीक है ना। तो इसी तरह जो नर्व मैसेज को लेके आई है वहाँ एक न्यूरोट्रांसमीटर उन्होंने रिलीज़ किया, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, नेक्स्ट जो नर्व है उसको एक्टिवेट कर देता है।
यानी कि पहले वो रेस्ट कर रही थी, अब वो आगे मैसेज को कैरीड आउट करेंगे। दीज केमिकल पास थ्रू द साइनेप्स, ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये कहाँ होती हैं, साइनेप्स के थ्रू, ठीक है। एंड रीच टू द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन अगेन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। यानी कि यहाँ पे दो तरह के सिस्टम हैं, एक केमिकल फॉर्म है, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म है। नर्व में जो मैसेज आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और नर्व एंडिंग में क्या रिलीज़ हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या है, केमिकल। वो केमिकल ही आगे दूसरी नर्व के अंदर एक इम्पल्स पैदा करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेंगे, और वो इलेक्ट्रिक करंट फिर आगे जाएगा, फिर आगे दूसरी नर्व की नर्व एंडिंग से एक फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, फिर आगे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, ऐसे चलता रहेगा। और ये जो मैसेज है फाइनली या तो ब्रेन तक पहुंचता है या स्पाइनल कोड तक। आगे हम पढ़ेंगे दो तरह के एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है एक, जो कि स्पाइनल कोड के बिहाफ पे हो जाता है। When synapse occur between a neuron and muscle cell, then it's called neuromuscular junction। यानी कि अब जो मैसेज है वो वापस भी आएगा। मैंने बताया था आपको कि जो मैसेज है आपके ब्रेन तक गया, ब्रेन ने आगे ट्रांसमिट किया उसको, किसको संदेश देगा, या तो वो देगा मसल्स को या देगा ग्लैंड्स को। मसल को संदेश देगा तो मूवमेंट होगी, ठीक है, और ग्लैंड्स को देगा तो कुछ ना कुछ सिक्रेट होगा। जैसे डॉग को आपने फूड दिखाया और फूड की बहुत बढ़िया खुशबू थी, कुत्ते के मुंह में पानी आ गया और भाग के आ रहा है आपकी तरफ, तो दोनों एक्शन हुए। एक तो उसको खुशबू जब फूड की आई तो उसके मुंह में लार आ गई, यानी ग्लैंड्स ने अपना काम किया, और वो आपकी तरफ भाग के आ रहा है, ठीक है। तो वो मसल्स की हेल्प से आ रहा है। तो मसल्स के अंदर बच्चों दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में काम करते हैं। वो आगे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक्टिन एंड मायोसिन नाम के दो प्रोटीन होते हैं जिसके द्वारा हमारी ये मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। एसिटाइल कोलिन इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन द साइनेप्स, ठीक है। तो ये आपको पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में देखिए, यानी कि ये आपके डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, फिर वो कहाँ जा रहा है, सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के अंदर जो मैसेज रिसीव हुआ एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में क्रिएट हुआ, उसके बाद ये मैसेज जो गया एक्सोन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे ये दूसरी नर्व्स दिखा रखी हैं, यहाँ पे नर्व एंडिंग होंगी, नर्व एंडिंग से क्या रिलीज़ होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर। वो दूसरी न्यूरॉन के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करेगा। आगे जब ये मैसेज मसल्स में जा रहा है तो ये जो जंक्शन है इसको क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब नर्व, मस्कुलर मतलब मसल्स, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये क्या करेगा, मसल को एक्टिवेट करेगा, मसल्स को स्टिमुलस देगा, मसल्स काम करेंगी, ठीक है। जैसे डॉग है, डॉग की मसल्स काम कर रही है, वो आपकी तरफ भाग के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, और ये बच्चों बड़ा फास्ट होता है। हम जितना पढ़ाने में टाइम लगा रहे हैं इतना टाइम नहीं लगता है। नर्व इम्पल्स जो है बड़ी तेज़ गति से चलती है, तभी हमें एकदम जो है बॉडी हमारी रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने करना है कि नर्व इम्पल्स कैसे कैरिड आउट होती है। उसके बाद एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी कि जो नर्वस टिश्यू है वो किस पे एक्शन करेगी, अभी मैंने बताया जैसे। तो इसका एक्चुअल में जो पाथ है नर्वस टिश्यू क्या है, रिसेप्टर से हम मैसेज रिसीव होगा, रिसेप्टर से फिर आगे जो मैसेज है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन जो है उस मैसेज को प्रोसेस करेंगे, रिस्पॉन्स के लिए प्रोसेस करेंगे, और वो जो भी मैसेज देंगे वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे आएगा, मसल्स में या ग्लैंड में, ठीक है, और उसके प्रति रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो जैसे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द ब्रेन एंड देन टू अफेक्टर। अफेक्टर्स का मतलब क्या होता है, या तो मसल्स हैं या ग्लैंड्स, यानी कि जो
काम करेंगी, जो रिस्पॉन्स शो करेंगी, वो क्या है, अफेक्टर्स। अफेक्टर्स दो चीज़ें आपकी, या तो मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं, कैरिड आउट बाय नर्व, बट एक्चुअली द रिस्पॉन्स इज शोन बाय मसल्स और ग्लैंड सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स आर एबल टू चेंज देयर शेप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स, दैट प्रोटीन आर एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, विच इनेबल्स द मसल्स टू मूव, यानी कि इन्हीं के द्वारा मसल्स जो है मूव्स होती है। अब बात करें हम नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर बात हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड तो ह्यूमन बीइंग की स्टडी में है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम बच्चों सबसे ज़्यादा डेवलप है। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे दो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल अप्लाई करेगी वो स्टेट के लिए भी अप्लीकेबल हो सकते हैं, पूरे देश के लिए अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल, ये मेन आपके थिंकिंग वाले पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो कि डिसाइड करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या एक्शन होना चाहिए। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। देन इट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी उससे निकलने वाली ब्रांच, जैसे एक नहर होती है, मेन नहर है, उसके बाद उसके अंदर से छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज निकल रही है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो है, इससे जो निकलने वाली नर्व्स हैं उनको क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं बच्चों। क्रेनियल नर्व्स का अंदर 12 पेयर हैं, 12 जोड़े हैं, पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के। आपके ज़्यादातर ऑर्गन जो है पेयर में है, जैसे आँखें हैं पेयर में है, ठीक है, कान है, ठीक है ना, नाक के दो पार्ट है, तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो इनमें इनको इनर्वेट करने वाली जो है क्रेनियल नर्व्स, इन क्रेनियल नर्व्स के द्वारा आपके एक्सप्रेशन, यानी कि जैसे आप हंसते हैं, रोते हैं, ठीक है, या आइज़ की शेप चेंज करते हैं, आइज़ की मूवमेंट करते हैं, ये सब क्रेनियल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल। हमारी बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो ब्रेन के द्वारा नियंत्रित ना होता हो, यानी कि सभी पार्ट ब्रेन के द्वारा। जैसे बच्चों आपने कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो पहले सीपीयू में जाती है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में, उसके बाद ही वो प्रोसेस होती है। तो हमारा जो सीपीयू है वो क्या है, ब्रेन है। ब्रेन ही उस मैसेज को क्या करेगा, आगे एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद उसमें क्या है, वो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो प्रोसेस्ड होगी। उसके बाद आपके पास आती हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स हैं, ठीक है, जो कि स्पाइनल कोड से अराइज होते हैं, और ये जो आपके पीछे मनके यानी वर्टिब्रे कॉलम है, इनके बीच से निकलती है। तो ये सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बैकबोन जो है आपकी। और स्पाइनल नर्व्स क्या है, अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इन सब को इनर्वेट करती हैं। और जो पार्ट्स हैं वो अपने आप ही काम करते हैं, यानी स्टमक को आपको कभी कहना नहीं पड़ता कि भैया फूड आ गया, इस फूड को थोड़ा मिक्स करो, वो अपने आप चलता रहता है। लेकिन होता नर्वस सिस्टम के द्वारा है। भूख लगना, ये सब नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो हमारे पास नर्वस सिस्टम के मेनली दो पार्ट हैं, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखा रखा है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ 2 मेन ऑर्गन, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो बच्चे होती है, ब्रेन आपने मतलब डायग्राम में देखा है, ये ब्रेन है। ब्रेन के बाद जो ब्रेन के जो बेस से राइज हो रही है वो क्या है, ये वाली जो लंबा सा पार्ट है ये स्पाइनल कोड है। ये स्पाइनल कोड किसके अंदर
रहती है वर्टिब्रे कॉलम के अंदर रहती है, जो आपके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, कहीं मनके कह देते हैं, उसके अंदर ये पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। ठीक है ना। तो सेंटर दीज पार्ट्स आर द मेन सेंटर फॉर रिसीविंग, इंटरप्रेटिंग एंड जनरेटिंग रिस्पॉन्स फॉर एनी स्टिमुलस। यानी कि ये जो मेन पार्ट्स हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ये क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, यानी कि क्या है उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स शो करता है, एंड जनरेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है उसको सोचना, उसके मतलब उसमें कौन सा एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन जब इतना इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो उसको प्रोटेक्टिंग करने के लिए भी स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। तो हमारा जो ब्रेन है वो बड़ा प्रोटेक्टेड रहता है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, खोपड़ी जिसको कह देते हैं आम भाषा में, लेकिन इसको कहते हैं क्रेनियम या स्कल। तो हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है। आपके जो स्कल के अंदर जॉइंट्स हैं, लेकिन वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं और वो बड़े हार्ड होते हैं। ठीक है। ब्रेन इज प्लेस इनसाइड अ बोनी बॉक्स नोन एज क्रेनियम स्कल। उसके बाद क्या है, ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं बच्चों। ब्रेन के जो ब्रेन है उसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, उसमें फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड का काम क्या है, शॉक से बचाना। ठीक है।